हेलो साथियों, स्वागत करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल डिजिटल एजुकेशन स्टडी पॉइंट में। बढ़ते हैं अपन लूसेंट जीके की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, पहला टॉपिक है भारत का इतिहास। ठीक है, पहले भारत का इतिहास देखना। भारत में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्री तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। किस नाम से? भारतवर्ष से, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश, किसका देश? भरतों का देश, तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया है। ठीक है, भारत एक प्राचीन कबीले का नाम था। क्या? भारत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्मू द्वीप अर्थात जम्मू जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। किसका? जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे। क्या? प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम फिर से पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। यूनानी इसे इंदे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। क्या? हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारवी शब्द है। फारवी शब्द हिंदू से बना है। क्या? फारवी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा में इंदे के आधार पर अंग्रेजी अंग्रेजी से इंडिका कहने लगे। क्या? इंडिया कहने लगे। अंग्रेजी क्या कहने लगे? इसे इंडिया कहने लगे। पारा बदले बिंद की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। क्या? बिंद की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषा बोलने वाले की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषा बोलने वाले बहुमत हैं। ठीक है, भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार हैं। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, पेलियो मेडिटेरियन, काकेसाइड, निग्रोइड और मंगोलाइड। क्या है? निग्रोइड और मंगोलाइड है। अगला है, भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए तीन भागों में बांटा गया है। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। सबसे पहले इतिहास को तीन भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियरस को किसको? क्रिस्टोफ सेलियरस को है। ठीक है, अब देखो बढ़ते हैं प्राचीन भारत। क्या है? प्राचीन भारत की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, प्राचीन भारत इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः चार स्रोतों से प्राप्त होती है। चार स्रोतों से प्राप्त होती है। धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। ठीक है, धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। ठीक है, भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण देव पायन वेदव्यास को माना जाता है। वेद वसुदेव कुटुम्बकम का उपदेश देता है। क्या? वेद है ना, वसुदेव कुटुम्बकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। वेद चार हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा एवं अथर्ववेद। इन चार वेदों को संहिता कहा जाता है। चार वेदों को क्या कहते हैं? संहिता कहा जाता है। अब देखो ऋग्वेद आ गया। ऋग्वेद के क्रमबद्ध ज्ञान को संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएँ। ऋचाएँ कितनी हैं? 10,462 ऋचाएँ। इस वेद की ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। इस वेद से आर्य की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को लिख कहा जाता है। चतुस्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में है। किसमें? 10वें मंडल के वर्णित पुरुष सूक्त में है, जिसके अनुसार चार वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र हैं। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि वर्णों का यानी चार वर्ण है, उनका वर्णन कहाँ पर मिलता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। आगे देखो,
ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अध्ययन शब्द का संबंध गाय से है। अध्ययन शब्द का संबंध किससे है? गाय से है। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेष अधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। ठीक है, देखो ईसा पूर्व एवं ईसवी क्या है? ईसा पूर्व एवं ईसवी क्या है? देखो पढ़ते हैं। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। इससे ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व कहा जाता है। जो ईसा मसीह के जन्म से पहले की सन का ईसा पूर्व कहा जाता है, तथा कहा जाता है ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ, मृत्यु 883 ईसा पूर्व में हुई। ठीक है, यानी मसीही के जन्म के 562 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म एवं 483 वर्ष पूर्व मृत्यु हुई है। ईसा मसीह की जन्म तिथि के आरंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाता है। इसे संक्षेप में ईसवी लिखा जाता है। क्या? ईसवी से लिखा जाता है। ईसवी को लैटिन भाषा के शब्द एडी में लिखा जाता है। एडी यानी एनोड डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जेसस क्रिस्ट। ठीक है, अब देखो 52 अवतार। 52 अवतार के 3 पगों की आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। 52 अवतार क्वेश्चन ऐसे आएगा कि 52 अवतार का वर्णन कौन से वेद में मिलता है? कौन से वेद में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। इंद्र के लिए कितनी है? 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का अध्ययन है। क्या है? ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। अब पढ़ते हैं अपन यजुर्वेद से। अगला क्वेश्चन है, यजुर्वेद आ गया। सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अथर्वणु कहते हैं। क्या कहते हैं? अथर्वणु कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यज्ञों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है यजुर्वेद में। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। सामवेद, अगला है सामवेद। साम का शाब्दिक अर्थ है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाली ऋचाओं मंत्रों का अंकलन है। इसके पाठकर्ता को अध्रात्र कहते हैं। क्या कहते हैं? उदाद्रत कहते हैं। उदात्र कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। किस पर है? ऋग्वेद पर आधारित है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ऋग्वेद का कहता है इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला आ गया अथर्ववेद। अथर्ववेद आ गया। अथर्व ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद्य हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वेद मंत्रों से भी प्राचीनतर हैं। ऋग्वेद जो उससे भी प्राचीनतर मंत्र है इसमें। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। क्या अथर्ववेद क्या है? कन्याओं की जन्म की निंदा करता है। देखो विष्णु पुराण में किसका? विष्णु पुराण में वर्णन मिलता है मौर्य वंश का। मत्स्य पुराण में आंध्र सातवाहन का। वायु पुराण में गुप्त वंश का वर्णन मिलता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। ठीक है, पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधित्व सूक्त माना जाता है। क्या? पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधित्व सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन की सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन, रोग निवारण, समन्वय, व्यवहार तथा प्रणय गीत, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, साप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म्य आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोना का भी वर्णन मिलता है।
देखो, अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। जो परीक्षित था उसे कुरुओं का राजा कहा गया है, तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। क्या? कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों कहा गया है। सभा तथा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। किसमें? अथर्ववेद में। सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद तथा सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। शिक्षा, ज्योतिषी, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। शिक्षा, ज्योतिषी, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा माने हैं। क्या? पुराणों के रचयिता कौन है? लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है, जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। ठीक है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियों तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे पुराण सुन सकते थे। देखो, स्त्रियों तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं है, वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है। देखो, स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति कहाँ से प्राप्त होती है? मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। कहाँ पर? शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। जवालो उपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। किसमें? जवालो उपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। क्या है? शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करती है। कौन सी स्मृति? नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करती है। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। जातक में किसकी है? बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ज्ञान ग्रंथ क्या है? कथावस्तु। क्या है? कथावस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। क्या? अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से माना जाता है। देखो, जैन धर्म का आरंभिक इतिहास किससे माना जाता है? कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों एवं समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। किसमें? भगवती सूत्र में मिलता है महावीर के जीवन कृत्यों का वर्णन। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य यानी कौटिल्य या विष्णुगुप्त हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य, कौटिल्य एवं विष्णुगुप्त हैं। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। किसमें? 15 अभिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इसके अनुवादक क्या कहते हैं? साम शास्त्री। कौन है? साम शास्त्री। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हड़ द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? कल्हड़ द्वारा किया गया था। कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी 8 तरंग है, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। क्वेश्चन है, कश्मीर का इतिहास का वर्णन किसमें? राजतरंगिणी में। किसमें? राजतरंगिणी में है। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा इसके रचयिता कौन है? अली अहमद से में सुरक्षित है। किसमें? चचनामा में सुरक्षित है। अरबों की विजय, सिंध विजय का वृत्तांत किसमें? चचनामा में। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं। इसमें मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। देखो मौर्य युगीन राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? पाणिनि। किसमें? अष्टाध्यायी में। और
और इतिहास किसे मिलता है, किसे मिलता है उसमें, अर्थशास्त्र में, ठीक है। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिषी ग्रंथ है। कात्यायन की गार्गी संहिता क्या, एक ज्योतिषी ग्रंथ है। फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। कात्यायन की गार्गी संहिता, गार्गी संहिता किसकी है, कात्यायन की। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पतंजलि किसके थे, पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। क्या, इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है, ठीक है। अब देखो विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। पहले यूनानी रोमन लेखक कौन है, यूनानी रोमन लेखक टेसियस है। कौन है, टेसियस। यह ईरान का राजवैद्य था। टेसियस कौन था, ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। क्या, अविश्वसनीय है इसका वर्णन। दूसरा है हीरोडोटस। कौन है, हीरोडोटस। इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस ईरान के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है, ठीक है। सिकंदर है, देखो सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस, अनिक्रिस्टस तथा अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रमाणित एवं विश्वसनीय है। फिर मेगास्थनीज। कौन है, मेगास्थनीज। यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। डाइमेकस, पांचवा क्या है, डाइमेकस। यह सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित, इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है, ठीक है। इनको छोड़ो, आगे बढ़ते हैं अपन। अगला है प्रागैतिहासिक काल पढ़ाएंगे, ठीक है दोस्तों। इसको आज कल पढ़ाएंगे, आज इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।